Hello everyone, this is Aditya Keshwani. Welcome to my YouTube channel Cycling Tutorials. So today I had invited one of student. Basically उसके बारे में मैं क्या ही बताऊं. MSc लेवल पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं, he had qualified IIT JAM, he had qualified JNCSR exam, he had qualified IISER Bhopal. Also he had appeared for ICT Mumbai. बस ICT मुंबई में उसका 2 नंबर से रह गया था. So मतलब MSc लेवल के जितने भी बड़े लेवल के एग्जाम्स है उसके सब क्वालिफाइड. So first of all, hello, Gitansh. Thank you for coming in our channel. सो इट्स माय प्लेजर भैया आपके चैनल पे आने के लिए। मतलब Okay, इट्स okay. ऑनर फॉर So मी अभी कैसा लग टू रहा है बी यार? हियर। क्या इतने बड़े बड़े एग्जाम तुम्हारे साथ सब कुछ क्लियर है तुम्हारे पास तो अपॉर्चुनिटी जो एग्जाम पे चाहो जो आईआईटी जो जिसमें तुम चाहो वहां पे तुमको मिल सकता है. So अभी कैसा लग रहा है? हाउ इज द फीलिंग? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ होते हैं, वो फीलिंग्स होती हैं, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, तो या ये या. वैसी वाली फीलिंग्स है थोड़ी इस टाइम। सो okay, थोड़ा सा बताना अपने बारे में. तुम्हारी जर्नी कैसी थी? बीएससी वगैरह तुमने कहाँ से की और क्या सब था? सो मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, हिसार से। सो मैंने हिसार में ही जीजेयू यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। सो वहाँ से मैंने अपनी बीएससी नॉन मेडिकल करी है, पीसीएम से ही। और उसके बाद मुझे सेकेंड ईयर में जाके मतलब पता चला था कि ये आईआईटी जैम नाम से एग्ज़ाम होता है। तो पहले तो मैंने अपने शहर से ही कोचिंग ली, बट वहाँ से मुझे समझ में आया कि मतलब मेरे एक सीनियर थे, एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा, सूरज नाम था उसका। सो उन्होंने मतलब मुझे काफ़ी गाइड किया। उसने कहा कि इन अकेडमी से कुछ होने वाला है नहीं अच्छे से, मतलब कि मतलब हिसार से जहाँ से आप हैं, क्योंकि छोटा शहर है, ज़्यादा जैम की मार्केट भी आपको पता है वैसे भी इतनी है हाँ, नहीं, लोगों यस को पता यस ही नहीं यस. होता पहले। तो उन्होंने कहा कि अच्छी अकेडमीज है दिल्ली में, आप वो ज्वाइन करो। तो वैसे भी फिर उसके बाद तो कोविड आ गया, तो होता है ना, थोड़ा दोस्तों से आप अलग हो जाते हो, तो वैसे भी पढ़ाई में फिर या अपने आप ही या. मन लगने लग जाता है। वरना तो वो वैसे ही आपको घुमाते रहेंगे यहाँ वहाँ। तो उसके बाद पर मतलब काफ़ी सही हो गया। मैंने सिलेबस कंप्लीट करा, उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह, तो मतलब हो गया था। मतलब मुझे लगा नहीं था मैं इतनी सीटिंग देने वाला बंदा हूँ, लेकिन ये कोविड ने काफ़ी हेल्प करी मेरी। ओके, मतलब कोविड तुम्हारे लिए काफी पॉजिटिव रहा. कोविड, यस यस भैया। तो ओके, अच्छा मतलब एक चीज ये बताना, जैसे तुमको आईआईटी जैम के बारे में जब तुमने बेसिक करना स्टार्ट किया सर, तो तुमको आईआईटी जैम के बारे में आइडिया था? नहीं, बीएससी स्टार्ट करते टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था आईआईटी जैम के बारे में। तो मतलब वही तुमको वो कब पता सीनियर्स चला? में मुझे, मतलब कोविड शायद अपना मार्च में हुआ था, तो मतलब मुझे मैं कह सकता हूँ अ, बीएससी थर्ड ईयर में तुमको पता चला कि आईआईटी जैम नाम की कोई चीज होती है? मतलब फोर्थ सेमेस्टर जस्ट एंड होने ही वाला था उस टाइम पे जाके। ओके ओके. सो मतलब जब तुमको आईआईटी जैम के बारे में पता चला कि मास्टर्स हम कर सकते हैं आईआईटीज एंड आईआईटीज से भी, सो मतलब क्या प्लान था उस हिसाब जब तुमने ये चीज पता किया, मतलब तुम्हें पता चला कि यार आईआईटी जैम भी होता है, सो क्या प्लान किया तुमने, किस हिसाब से चीजों को सोचा? मैंने मतलब जैसे प्लस टू में भी मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था, बट वो मुझे समझ में आ गया था मेरे बस का नहीं है, क्योंकि वो मैथ्स मुझसे नहीं होता। ओके ओके. बट केमिस्ट्री मुझे वहां से मुझे समझ में आया कि अच्छा मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मुझे वो काफ़ी इजी लगती थी शुरू से ही। तो फिर मुझे समझ में आया, अच्छा अभी भी आईआईटी में जाने का मौका है हमारे पास। तो फिर वहां से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी, और मतलब मुझे लगता था कि यार यहाँ तो मैं कर सकता हूँ, मतलब एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है, तो हो जाएगा अगर मैं टाइम दूंगा, डेडिकेशन से करूंगा तो मतलब हो ही जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं ज़्यादा। बट वो जब स्टार्ट करते हैं तो समझ में आता है केमिस्ट्री भी छोटी नहीं है, ये भी बहुत कुछ है इसमें भी। तो मतलब मैं भी यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मेरी जर्नी भी तुमसे सिमिलर है, क्योंकि मुझे भी था कि यार पहले हम्म। तो आईआईटी जाना है. जब हम ट्वेल्थ पे थे हम्म। तभी तो सब आईआईटी नीट का ही क्रेज जो होता है, इंजीनियरिंग या मेडिकल का ही होता है. हम सब आईआईटी, मैं खुद हम्म। आईआईटी के पीछे भाग रहा था. तो मतलब मुझे पता नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी क्यों. और एक्चुअल में मेरे साथ भी यही था कि मेरे को मैथ्स नहीं आती थी. मेरा तो मैथ्स से बहुत ही ज्यादा एकदम मतलब बहुत ही डिस्टेंस था, मतलब मुझे भी मैथ्स को बहुत, लेकिन बट ऐसा था कि यार आईआईटी जेई का क्रेज था, तो हम भी वहां पे उस रेस में हम्म। मैं भी पार्टिसिपेट कर लिया. ट्वेल्थ में आईआईटी जेई क्वालिफाई भी नहीं हुआ एंड एक साल ड्रॉप भी कर लिया. क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि ओहो। नॉर्मली जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में हम्म। इंजीनियरिंग को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है कि बीएससी कोई करना ही नहीं चाहता. मतलब उनको लगता है कि यार
कोई बीएससी कर रहा है तो उसके लिए लगता है यार क्या ही कर रहा है, वो तो बाद में समझ में आ उनको रहा है, अभी हम मैच्योर हो चुके हैं तो हमें समझ में आ रहा है। सो मेरी भी कहीं ना कहीं जर्नी थोड़ा सा तुमसे सिमिलर थी, तो मैंने फिर वही एक साल ड्रॉप किया, मेरा भी कुछ हुआ नहीं। सो मुझे वहां से क्लियर हो गया था कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं मेरा भी इंटरेस्ट था केमिस्ट्री को लेके। सो फिर इसीलिए मैंने भी बीएससी ऑनर्स किया। सो मतलब हमारी जर्नी भी थोड़ा सा सिमिलर है। सो ओके, मतलब जब तुम्हें ये मतलब पता चला तो उसके बाद क्या प्लान था, हाँ, कब ये तुम्हें पता चला, फिर कैसे तुमने स्टार्ट किया प्रिपरेशन? प्रिपरेशन सबसे पहले तो मैंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लिए कैम एकेडमी के। तो क्योंकि मुझे लगता था कि लाइव में, क्योंकि मेरे पास उस टाइम इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा था नहीं घर पे, क्योंकि हमारे यहाँ सिग्नल भी सही से नहीं आते थे, मतलब जियो के, मेरे पास जियो का सिम होता था। ओके। बट मुझे लगा रिकॉर्डेड में मैं कर जाऊंगा, लाइव तो पता नहीं होएगी नहीं होएगी। तो वहां से रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए और मैंने सिर्फ सबसे पहले ध्यान दिया सिलेबस करने पे। वैसे केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट होता है, आपको लगता है एक चैप्टर करते ही कि आप भूल गए वो चैप्टर, जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर पे आते हो चाहे कितने ही क्वेश्चन रिवाइज कर लो। ये वोलेटाइल होती है केमिस्ट्री, बिल्कुल ऐसा तो उड़ गई है बिल्कुल। बट नहीं, आप सिलेबस कंप्लीट करो, वो होता है मन में आता है कि आप भूल रहे हो लेकिन भूलते नहीं हो, वो 15 मिनट के रिवीजन में ही सब याद आ जाता होता है। सो सबसे पहले सिलेबस पे ध्यान दिया मैंने। 5-6 मंथ्स लगे मुझे सिलेबस कंप्लीट करने में, नोट्स बनाने में सारे खुद के। और उसके बाद मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए, मुझे फिर 3-4 महीने मिल गए थे आराम से, तो उसमें काफी अच्छी रिवीजन भी हो गई थी मेरी। सो मतलब तुमने ये कब परचेज किया, मतलब मार्च या अप्रैल के मंथ पे, या कब से तुमने लिया था? अप्रैल, अप्रैल एंड में। अप्रैल एंड में, मतलब क्योंकि कोविड का टाइम था तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कॉलेज का भी उतना शेड्यूल, ऑनलाइन हम्म। क्लासेस थे तो कहीं ना कहीं हम्म। मैनेज कर ले रहे थे, तो मतलब दिन का फिर भी तुम आईटी जैम की अगर ही बात करूँ, सो कितना टाइम तुम आईटी जैम को दे रहे थे? जब सिलेबस कंप्लीट करने की बात थी तो 12 से 14 आवर्स मेरे जा रहे थे डेली के। ओके। मतलब जब ड्यूरेशन चल और रहा था इधर सिलेबस का, तो तुम मतलब कितने घंटे वीडियोस देखते थे, एंड उसके बाद का क्या टाइम, तो जो एक टाइम होता है वो किस हिसाब से तुमने टाइम को अपना मैनेज किया था कि इस टाइम पे ये करना है, ये कैसा था तुम्हारा? वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मतलब हम अगले दिन उठते हैं और हमें समझ नहीं आता काम क्या करना हाँ चाहिए, क्या यस चैप्टर यस। करूं। तो बेस्ट यही होता है कि आप रात को एक दिन सोने से पहले एक अपनी अच्छी सी नोटबुक बनाओ और उसमें लिखो कि मैं अगले दिन क्या करने वाला हूँ। तो मैं यही करता था, टाइम को मैनेज करता था कि आज ये 3 लेक्चर, देखो मेरे 3 लेक्चर फिक्स होते थे, और हर लेक्चर लगभग कोई 2 घंटे का भी होता था, कोई 3 आवर्स का भी हो सकता था। तो उसी में मेरे 7 या 8 आवर्स लगा लो चले जाते थे। बाकी के बचे आवर्स मैं जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करता था। अगर ज्यादा टाइम बच गया है मेरे पास, कोई चैप्टर जल्दी खत्म हो गया है, तो फिर उसकी जो बुकलेट होती थी, क्वेश्चन बुकलेट, वो खत्म कर देता था उस दिन में। सो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज मतलब दिन का फिर भी कितना टाइम तुम्हारा जा रहा था वीडियोस लेक्चर देखने में, एंड बाकी के कामों में, मतलब कितना एवरेज जा रहा था? 12 आवर्स जा रहे थे मेरे, मतलब इतने चले ही जाते थे। सो 12 आवर्स तो बहुत होते हैं, एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट अगर 12 आवर्स सोचता भी है ना तो वो तो डर जाता है, मतलब काफी तुमने मेहनत तो बहुत की है, हाँ, मतलब उसका रिजल्ट दिख भी रहा है अभी तो, नहीं मतलब ये भी तुम्हें सर। एक, यस। ये भी मतलब एक बात है, सीक्रेट है, मतलब ये मैं शेयर करना ही चाहूंगा क्योंकि यार सबको हेल्प होएगी इससे। हाँ हाँ यस वीडियो यस। का पर्पस ही यही है। क्योंकि ना मैं सच में ऐसा बच्चा था कि मुझे सच में लगता था पढ़ाई जो बच्चा कर रहा है ना वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होगा यार, कैसे पढ़ लेते हैं ये। मुझसे तो 1 घंटा भी सीटिंग नहीं लगाई जाती थी कभी भी। बट एक्चुअली में फिर मुझे समझ में आया कि यार मैं नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ 6 घंटे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं क्रिकेट खिलवा लो कितना मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही थक रहे हैं हम उसमें इतना। तो समझ में आया कि कुछ नहीं है, बस हमारा माइंड हमसे खेलता है, वही वो 3 इडियट्स वाली बात। इस दिल को है ना उल्लू बनाओ, तुम इसको कहो कि पढ़ाई तो बहुत आसान चीज है यार, तुम कर लोगे बहुत इजीली। तो मैंने यही सोचा कि ठीक है, मैं पढ़ाई को ही अपना हॉबी बनाता हूँ सबसे पहले। मैंने सोचा ही नहीं कि मैं आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं एक पढ़ाई को हॉबी की तरह ट्रीट करूंगा, मैं इसी से अपना टाइम पास करूंगा। ये नेटफ्लिक्स वगैरह छोड़ देते, क्योंकि आपको पता है जब कोविड आया था ना तो नेटफ्लिक्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था हाँ उस हाँ, टाइम। ये नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, ये सब बहुत का क्रेज ये आ गया था फिर तो। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, क्रेज इसका भी डेवलप कर सकते हो, ये सिर्फ आपके ऊपर है, आप क्या अलो करते हो अपने अंदर, किस एनर्जी को, मतलब पॉजिटिव एनर्जी भी है नेगेटिव भी है एनवायरनमेंट में। तो ये तो हम साइंस वालों को पता ही है, ये तो थर्मोडायनेमिक्स है। सो वो हमारे ऊपर है, हम किसको अलो कर रहे हैं। तो मैंने उस टाइम इसी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर अलो किया था कि अब केमिस्ट्री ही पढ़नी है। तो मुझे कोई बड़ा काम ही नहीं लगता था।
ऐसा हो गया था कि अब मुझे दिक्कत होती थी, अगर मान लो मम्मी कहते थे कि चल बाहर जाना है, फैमिली फंक्शन है, तो मैं कहता था नहीं जाना, मैं ये छोड़ नहीं सकता, मेरे को करना है ये। आपको ये खुद ऐसा हो जाएगा, वो सब्जेक्ट से लगाव हो जाता है, एक आप बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो इस चीज से। ये सो मतलब तो सबसे काफी पहले तो टफ माइंड भी का रहा स्ट्रेस होगा। खत्म करो। हाँ मतलब हाँ काफी जी, टफ हाँ भी जी। रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम ये चीज प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज होती है, हम कभी भी प्लान करते हैं सो 10 दिन 15 दिन चलता है, बट उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो जाता है। स्टूडेंट यस, हमेशा यस। अक्सर, मैं खुद भी अगर कोई चीज प्लान कर रहा हूँ सो हम्म। 10 दिन तो कंटिन्यू रहता है, बट कहीं ना कहीं फिर इतना कंटिन्यू। डिस्टर्बेंस होता है। सो मतलब कहीं ना कहीं उस चीज को तुमने कैसे ओवरकम किया, क्योंकि हम जब कोई चीज प्लान करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट का ये है कि सर 10 दिन तो कंसिस्टेंसी रहती है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी आगे तक नहीं जा पाती। सो उस चीज को तुमने ओवरकम कैसे किया? इसका मेरा सीक्रेट तो यही है, मैंने मेडिटेशन को फॉलो किया बहुत ज्यादा। ओके। मेडिटेशन तुम्हारी जो फोकस पावर है या कामनेस है बॉडी की, मतलब यही होता है ना, 10 दिन बाद हमें लगता है कि हम ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, ये इससे कुछ होने वाला है नहीं, तो हम या हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी अपने पाथ से। मेडिटेशन ने मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, वो फोकस बनाए रखा मेरा उस जगह पे, जो अपना आईआईटी जैम सोच के चले थे, या केमिस्ट्री को सब्जेक्ट अच्छा करना है बस। मेडिटेशन कम से कम दिन में 20 मिनट्स या 10-15 मिनट्स आप करो, मिरेकल्स है, मतलब मैंने सच में खुद एक्सपीरियंस किए हैं, वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप ऐसा है ना, शुगर है एक तरह से, मैं आपसे पूछूं कि शुगर का टेस्ट कैसा होता है, तो आपको पता ही नहीं, आपने खाई ही नहीं है। मैं कहूंगा मीठा होता है, आप कहोगे मीठा क्या होता है, तो मैं कहूंगा ऐसे होता है, आपको फिर भी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं ऐसे आपके मुंह में डालूंगा, देन यू विल गॉट इट, ओ दैट्स इट इज। सो इट इज लाइक दैट, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट फर्स्ट। सो मतलब काफी अच्छा रहा, मतलब तुम्हारा सुन के मुझे मुझे खुद लग रहा है यार हम्म। अब तो मुझे भी ये सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए भी काफी टफ है, क्योंकि नहीं, मैं भी अभी बहुत। क्या है कि CSIR नेट की तरफ फोकस्ड हूँ अपना, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी थोड़ा सा हो जाता है टाइम मैनेजमेंट, और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट अक्सर लैक करते हैं कंसिस्टेंसी की वजह से, जो हम्म। मुझे लगता है। सो यही चीज, चलो अच्छी बात है, मुझे भी सीखने को मिल रहा है तुमसे यार कि ये सारी चीजें मुझे भी फॉलो करनी चाहिए। सो काफी अच्छा लग रहा है। ओके, सो फिर उसके बाद बताओ, मतलब थैंक जब यू। तुम्हारा आईटी जैम हो गया, रिजल्ट आया, सो कैसा रहा उसके बाद? मतलब रैंक भी अच्छी है, सो फैमिली वगैरह सब कैसे, खुश थे कि नहीं थे? तुम्हारा क्या सीन था? जब आईआईटी जैम का मैं एग्जाम देने गया, तो मुझसे वो प्रेशर हैंडल नहीं हुआ था उस एग्जाम हॉल का, क्योंकि जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा था वो एक रूम में होते थे, वहाँ कोई इन्विजिलेटर नहीं है, कोई साथ में बच्चा नहीं है। तो मैं आप सब स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाहूंगा कि जब आप मॉक टेस्ट दो, जब जैम आने वाला हो बिल्कुल एंड टाइम पे, अपनी मम्मी को या अपनी सिस्टर को या अपने ब्रदर को या किसी फ्रेंड को अपने साथ बिठाओ, ताकि वो प्रेशर फील करो आप। कोई साथ बैठता है तो डिस्ट्रैक्ट होते ही हो तुम, वो टेस्ट दे नहीं पाते, तो उससे काफी हेल्प होएगी, आप प्रेशर को ओवरकम कर पाओगे। मैंने इतनी मेडिटेशन की, लेकिन वो प्रेशर फिर भी हैंडल नहीं हुआ था वहां जाके। वहां तो वो प्रेशर अलग ही आप फेस करते हो, मैंने बहुत सिली मिस्टेक की थी, मतलब अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा। लाइक 4s2 3D इलेक्ट्रॉन्स जो अपने ये ट्रांजिशन मेटल्स में होते हैं कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली, मैंने पहले डी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, एस में मैंने तो छोड़े रखा था। ये गलती हुई ऐसा थी होता मुझसे है, वहां पे, और ये ऐसा होता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो मैं घर आया तो मैं तो बिल्कुल डिप्रेस सा हो गया था सच में एक बार, क्योंकि इतनी मेहनत करी और मुझे लगा यार सब खत्म हो गया शायद, अब तो रैंक पता नहीं 1000 के भी बाहर आएगी, लेकिन जब रैंक आई 482, तो लगा नहीं। और उससे पहले आपके चैनल ने बहुत हेल्प किया मेरा, मुझे ये सच में JNCSR पता ही आपके चैनल से चला था, और आई सर का भी, कि हम अच्छा ये भी दे सकते हैं, क्योंकि हम तो आईआईटी सोच के चले हुए थे कि वही सब कुछ होता है हमारे लिए, तो लेकिन जब इसके बेनिफिट्स पढ़े, इसका रिकॉर्ड पढ़ा, रिसर्च पढ़ी इनकी, तो समझ में आया कि अच्छी जगह है, सपना है लोगों का, लेकिन ये जगह भी अपने आप में बेस्ट है अगर आपको रिसर्च करनी है तो, एक्सपोजर यहाँ से भी बहुत अच्छा मिलेगा। सो आपके चैनल ने सच में बहुत हेल्प की मेरी इस चीज में, वरना मेरे को सच में अभी तक शायद हम मिल भी ना रहे होते ऐसे। और मैंने भी मतलब एक चैनल का मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि चैनल का जो स्टार्ट करने का पर्पस था, पहले मैंने 11 12 पढ़ाना स्टार्ट किया था, बट कहीं ना कहीं मैंने देखा, जब आईआईटी जैम मेरे जूनियर्स को देखा, तो कहीं ना कहीं हम सब क्या है, एक रेस में भाग रहे हैं, और हमें सिर्फ आईआईटी दिख रही। आई ऐसा होता है कि हमको लगता है कि आईआईटी नहीं मिली तो कुछ नहीं होगा। आप सोच भी नहीं सकते हो हम्म। लाइफ में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, शायद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ये नहीं पता होगा कि बेसिक फर्स्ट ईयर में आप CSIR लैब में जाके आप वहां पे इंटर्नशिप
कर सकते हो। इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मेरा एक फ्रेंड है, मास्टर्स कर रहा है वो। सो वो अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है। सो कहीं ना कहीं चैनल का जो ग्रो कराने का सीन था कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत है। स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ आईआईटी जैम ही है, आईआईटी एनआईटी उसकी लाइफ बदल सकती है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो मोटो था चैनल को, अभी भी मेरा यही मोटो है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी हो सके, जो मुझे पता है या कहीं ना कहीं से मुझे भी पता चलती रहती है, सो मेरा भी यही सीन है कि यार स्टूडेंट्स को बताते रहो। क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हो, आईआईटी एनआईटी से भी ऊपर उठ के आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी अगर आप एमएससी करते हो, तो आपके लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी जो काफी आगे तक आपको ले जा सकती है। सो अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो मुझे भी अच्छा लगता है जब स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि मेरे चैनल से आपको मुझे ये पता चला। कहीं ना कहीं मैं एक बात ये बताऊंगा कि जब मैंने आईआईटी जैम का दिया था एग्जाम, सो मेरी रैंक थी 1053। सो ठीक है, मेरी रैंक तो अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे ये था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आइजर थे जो 1200 रैंक तक को भी बुला रहे थे। बट मेरे टाइम पे क्या था, कोई ऐसा यूट्यूब में ऐसा मतलब मुझे नहीं देखने को मिला था जो कोई बताने वाला था कि यार आइजर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो मतलब मुझे तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। सो यहीं से फिर चैनल का ये चीज जो मैंने आजकल कर रहा हूँ, सो एक मोटिवेशन यही से मुझे मिलता है कि यार ठीक है, मतलब मुझे भी अब अच्छा लगने लगा है कि यार चलो You मेरी are वजह से किसी का really doing a great work. सो कि अच्छा फिर बताओ, मतलब कि जब तुम्हारे ये तुमने सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था? सिलेबस मेरा हुआ था अक्टूबर अक्टूबर के आसपास। उसके बाद से मतलब सिर्फ रिवीजन? हाँ जी, उसके बाद रिवीजन नहीं, का वैसे क्या, क्या वैसे चीज? सिलेबस ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ तो मिस रह हाँ, ही कुछ ना जाता है, कुछ तो आपको रह लगता है कि जाता है, अच्छा यस। ये थोड़ा रह गया, ये थोड़ा रह गया, तो वो तो चलता ही रहता है। लेकिन मेरा ऐसे सिलेबस का है तो अक्टूबर तक हो गया था। देन आई स्टार्टेड द रिवीजन एंड इन दैट प्रोसेस आई थिंक फर्स्टली आई स्टार्ट द बुकलेट। मैंने बुकलेट 3 या 4 बार करी थी, सेम रिपीट। मैं बोर नहीं होना चाहता था उस चीज से। होते हो तुम मेंटली, लेकिन वही बस वो तुम्हें पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार वही क्वेश्चन तुम्हें लगता है अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने खुद करा था, क्योंकि तुमसे उस टाइम नहीं हो रहा होता वही क्वेश्चन। तो वो रिपीटेडली करा, फिर मैंने टेस्ट शुरू किए थे। सो मतलब तुमने कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी? हाँ जी, वो कैम एकेडमी की टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी। सो ये उसमें मैं दिसंबर के मंथ में? टॉप पे ही रह रहा था। ये अब वहां पे मैं टॉप पे रह रहा था, और मैं जब देखा ना कि यही बच्चे आगे निकल रहे हैं, तो भी बहुत अजीब सा फील होता है आपको कि हाँ यार होता अभी है। तक तो मैं इनके साथ था, अब आगे कैसे निकल गई है इतना। तो फिर बट वो फिर बाद में वो इंटरव्यू में वो नॉलेज काम आई, वो पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं हाँ, ये तो है जाता कि आपका, वो कोई कभी चीज, ना कभी हाँ तो आपको बहुत हेल्प दे ही जाता है। एग्जैक्टली कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं हम्म। आपको आगे चल के वो हेल्पफुल होगी, कभी भी वेस्ट तो नहीं जाती। सो मतलब अभी तुम्हारा भी हम्म। सुन के ऑब्वियसली यार इतने सारे तुमने एग्जाम क्लियर कर दिए, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी मेहनत इधर काम आई। ठीक है, आईआईटी जैम में बहुत अच्छी रैंक नहीं आ पाई, लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े हम्म। आइजर वगैरह तो बहुत ही अच्छा है, इंडिया का ही सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट रिसर्च माना जाता है, तो काफी अच्छा है। फिर मतलब अच्छा तुमने ये सारा दिसंबर में तुमने रिवीजन किया, दिसंबर नवंबर दिसंबर, सो रिवीजन के लिए क्या करते थे, रिवीजन का किस हिसाब से तुमने सोच रखा था? बस यही बुकलेट सॉल्व करना कि और कुछ? बुकलेट सोल्व करना, यूट्यूब पे जो ये अन अकेडमी होती हैं जैसे, इनकी कुछ फ्री वीडियोस होती हैं सिर्फ क्वेश्चंस की, ये सिर्फ ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। वो पोस्ट कर करके देखना, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। यूट्यूब तो मतलब एक तरह का फ्री एजुकेशन है। इवन कि मैंने देखा एमआईटी के भी फ्री लेक्चर्स हैं यहाँ पे। एमआईटी वर्ल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी आपको फ्री में पढ़ा रही है, और लोगों को पता भी नहीं है शायद इस बारे में। एनपीटीईएल पे अगर आप जाओ तो वहाँ आईआईटीज आपको फ्री में पढ़ा रही हैं, आप स्कॉलरशिप ले सकते हो वहां से, या आप इंटर्नशिप बहुत अच्छी कर सकते हो। ये भी वैसे आपने ही मुझे बताया था, एनपीटीईएल का भी, ये भी मुझे नहीं पता था, और मैंने अब अप्लाई करा हुआ है, मैं वो कर रहा हूँ अब मैं। अच्छा क्योंकि अच्छा। अब हमारे कॉलेज भी ऐसे हैं, छोटे कॉलेज से हैं, तो वहाँ इंटर्नशिप्स की बात ही नहीं होती इतनी। जो बच्चा अच्छे कॉलेज में है उसको तो चलो मिल जाता होता है, उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है। अब हमें तो एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं मिलता। मैं तो बिल्कुल ही हरियाणा, आप समझ सकते हो कैसा, एक तो इमेज ही ऐसी है हरियाणा वालों की थोड़ी। सो मैं आवाज में ही यहाँ पे लगता है कि अपना गाली भी ही एक दे रहा स्टोरी होगा। ऐड करूंगा यहाँ पे कि देखो मैं भी हूँ यूपी से, मैं था लखनऊ में, है ना, एसआरएमयू हमारे यूनिवर्सिटी का नाम था। ओके ओके। सो इंटर्नशिप के बारे में मुझे आई तक का नहीं पता था, इवन हमारे, मुझे तो ऐसा लगता है शायद मेरे प्रोफेसर्स को भी नहीं पता रहा होगा, क्योंकि एक बार कहीं ना कहीं मैंने हम्म। फेसबुक या इंस्टा में इंटर्नशिप का नाम सुना था। सो कहीं ना कहीं मैंने पूछने की कोशिश की, बट कोई प्रोफेसर ने मतलब इतना एक्टिव बताया नहीं कि क्या
क्या होता है। सो कहीं ना कहीं 3 सालों में मुझे इंटर्नशिप का आई तक नहीं पता था, और अभी लगता है कि शायद अगर बीएससी में हमने इंटर्नशिप की होती ना, लाइफ कहीं और ही होती, क्योंकि इंटर्नशिप का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ही बहुत ज्यादा बड़ा। बड़ा रोल होता है। इवन मैं आपको बताता हूँ कि बीएससी में भी क्या है ऐसा कि कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कुछ फॉरेन में जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है जिनका नाम बहुत है, वो भी क्या करती है, इंटर्नशिप के लिए आपको अलाउ करती है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो आप एक्चुअली जब हम सोचते हैं कि यार हम फॉरेन के बारे में कुछ भी बात करते हैं, तो अल्टीमेटली हमें फाइनेंशियल सोचते हैं कि हमें वहां जाने के लिए पैसा। तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जब आपको इंटर्नशिप अगर आपका हो जाता है, तो जितने भी फाइनेंशियल खर्चे होते हैं वो सब आपको वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी अफोर्ड करती है। तो कहीं ना कहीं आप बस, मुझे यही लगता है कि कनेक्टेड रहो, अच्छे लोगों के साथ सराउंडेड रहोगे तो आपका अच्छा होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो ओके, तो फिर है ही, मतलब अभी तुम। मतलब यस। हाँ जी, मैंने मतलब यही सीखा है कि आप कंपनी तो आपकी बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है। या अगर आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हो रहे हो, क्योंकि पढ़ाई के लिए कंपनी कम ही मिलेगी आपको, मतलब ज्यादा बच्चे नहीं होते, वैसे बहुत बच्चे दिखते हैं जब हम कंपटीशन के एग्जाम देने जाते हैं, बट जो सीरियस होते हैं पढ़ाई को लेके वो आपको कम ही मिलते हैं अपने क्लास में। तो आपको उनके साथ थोड़ा बहुत रहना पड़ेगा, दोस्त हो सकता है आपको छोड़ने पड़े जो बहुत क्लोज हो आपके, बट आपको ग्रो करना है लाइफ में तो कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे। वो सेक्रीफाइसेस मैंने सच में बहुत ज्यादा किए हैं। मेरा ये वेट अब तो मैं थोड़ा कम कर लिया, लेकिन मैं बहुत वेट गेन हो गया था, 20 kgs मेरा इंक्रीज हो गया था। ऐसी ऐसी जगह स्ट्रेच मार्क्स आ गए थे जहाँ अजीब लगता है, मतलब बाजू पे स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं। और एक टाइम पे मैं बहुत मतलब कॉन्शियस था अपनी मतलब बॉडी को लेके, जिम जाना सब करना। तो मैं उस तरह का लड़का था और मैंने ऐसे चेंज करा खुद को, तो वो सेक्रीफाइस ही था मेरे लिए तो, क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन तो वो सब कुछ था, आपको बाहर आना पड़ेगा वहां से। अल्टीमेटली, सो क्योंकि हम ये जब भी तक एक कोई बात चीज है। सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, सो हमें सक्सेस के लिए हम्म। बहुत कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। सो ओके, मतलब हम्म। देखो फिर जब तुम्हारा रिजल्ट है उसके बाद फिर आइजर वगैरह का तुमने, जब तुम्हें पता चला, फिर क्या प्लान था? मतलब पहले से ही कुछ सोचा होगा कि यार इंटरव्यू देना है, इससे पहले कभी इंटरव्यू दिया था? नहीं नहीं, मैंने कभी कोई तो इंटरव्यू मतलब नहीं दिया कुछ इससे सोचा पहले। तुमने, कहीं पे कुछ सोचा कि इंटरव्यू के लिए किस हिसाब से प्लान करना चाहिए? आप हो ना वो बताने के लिए, आपकी वीडियोस हैं। ओके, सो वो मतलब मैं सी हल्का, नहीं। मतलब मैं भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था एक इंटरव्यू का हम्म। एक्सपीरियंस, मैं अपना सच बता रहा हूँ, मतलब मैंने लाइफ में अभी तक, मुझे नहीं लगता है, एक कॉलेज में ही हमारा था कि सेमिनार वगैरह होते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा पार्टिसिपेट किया। सो थोड़ा सा मैं कैमरा फेस करना, मतलब मुझे ठीक, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन मैंने इंटरव्यू कभी नहीं फेस किया था। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से कनेक्टेड हूँ, मतलब मैं आपको बताऊं तो आईटी, आइजर, एनआईटी, ऐसे मोस्टली सब जितने भी आईटी एनआईटी से कहीं ना कोई ना कोई कनेक्शन है। तो मुझे उन सब दोस्तों से मैं हमेशा कनेक्टेड रहता था। मैं पूछता रहता था, तुमने इंटरव्यू दिया सो कैसा रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तुमको किस हिसाब से इंट्रोडक्शन देना था, क्योंकि अगर वो एक्सपीरियंस किए, उनका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे यही लगता है कि आपको एक्सपीरियंस, आपके दोस्त हो या सीनियर हो, उनका एक्सपीरियंस जरूर सुनना चाहिए। हम्म। सो कहीं ना कहीं मैं उन सबसे कनेक्टेड था, पूछता था, एंड फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता था कि ये क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे तुम्हें अप्रोच करना है। सो एक तरीके से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके बाद मतलब तुमने कुछ सोचा फिर, मतलब खुद का स्ट्रैटेजी सोचा होगा कि इंटरव्यू ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैंने सबसे पहले वही अपने जो नोट्स थे वो उठाया, अब क्योंकि ये समझ में आ गया था कि जैम वाली अप्रोच तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे नहीं जा सकते, अब आपको कंसेप्ट दोबारा अपने ग्रास्प करने पड़ेंगे। तो मैं कंसेप्ट्स पे गया सबसे पहले, और मैंने देखा कि आप जैसे वीडियो में बताया हुआ था, वो इतना कुछ हायर लेवल नहीं पूछेंगे आपसे, कि मतलब कुछ एक्सेप्शंस वगैरह नहीं पूछने वाले आपसे, बेस पूछेंगे। और ऐसा भी नहीं है बताओगे तो आपको आउट कर देंगे, नहीं, वो आपको बस एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेंगे आपका। वो आपको हिंट्स भी देते हैं बीच बीच में बहुत सारे। तो मतलब वहां से मुझे समझ में आया कि ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपने टीचर्स को कहा, प्रोफेसर्स को कहा जो कॉलेज में है, उन्होंने मेरे मॉक इंटरव्यूज लिए, मैंने 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज दिए थे, उसने भी काफी ज्यादा हेल्प करी मेरी। उसने पहले ही कॉन्फिडेंस वगैरह थोड़ा बिल्डअप कर दिया मेरा मॉक इंटरव्यूज ने। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर देना अगर आप इंटरव्यू फेस करने जाते हो तो। सो मतलब तुमने इस हिसाब से प्लान किया। ओके, सो फिर मुझे ये बताना कि इंडिविजुअल जो भी तुमने इंटरव्यूज दिया, उसमें किस हिसाब से तुम्हारा अप्रोच था, क्वेश्चन मतलब इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा था, एंड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? तो सबसे पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था JNCASR में। तो उसके बारे में मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा कि यार ज्यादा सीट्स ही नहीं है, 8-9 सीटें हैं यहाँ पे तो।
और मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह होते हैं बाकी जगह के, तो वहाँ बच्चों की रैंक आ रही थी साथ साथ। तो मैंने रैंक देखी कि 6 रैंक, 78, 32। तो आप ऐसी रैंक देखते हो और आपकी अपनी रैंक देखते हो 482, और कोई इंटर्नशिप भी नहीं है उनके उनके पास, क्या पता इंटर्नशिप्स हो, क्योंकि इंटर्नशिप्स फिर मैटर करती हैं, वो आपको प्रायोरिटी देंगे। तो इसलिए मैंने सबसे पहले देखा कि अच्छा एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं। मैंने प्रोफेसर से बात की, तो उन्होंने मुझे एक नैनो कैटलिस्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट करा दिया था, फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन के ऊपर। तो मैंने वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड करा पहले। तो उसने हो सकता है हेल्प करी हो या ना करी हो, लेकिन आप कर लेना अगर आपके पास टाइम है तो, वो काफी हेल्प कर जाएगा आपकी। उसके बाद मैंने JNCSR का दिया, तो मुझे सबसे पहले गूगल मीट पे ही हुआ था वो, ऐसे या स्काइप पे भी हो सकता है। तो उसमें मुझसे सबसे पहले मेरी इंट्रोडक्शन मांगी गई कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो मैंने अपने आप को जैसे अभी यहाँ इंट्रोड्यूस किया, वैसे ही मैंने वहाँ पे किया था, बस वहाँ अपनी जैम रैंक बताई, ऑल इंडिया 42। उसके बाद मुझसे उन्होंने प्रेफरेंस पूछी। तो फिर मैंने अपनी ऑर्गेनिक, मुझे ऑर्गेनिक सबसे अच्छी लगती थी, तो मैंने ऑर्गेनिक कहा। सो ऑर्गेनिक वाले टीचर ने फिर अपना माइक ऑन करा और वहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए मेरे लिए। उन्होंने एक पेज पे ऐसे फोटोकॉपी टाइप मतलब क्वेश्चंस रेडी कर रखे थे। सो उन्होंने मुझे वो अपनी स्क्रीन पे दिखाया और कहा कि आप प्रोडक्ट्स बताओ। उसमें कुछ खास नहीं था। एक मतलब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ही पहचानना था आपको। AgNO2 रिएजेंट था और क्लोरीन लगा हुआ था सब्स्टिट्यूएंट, और साइक्लोपेंटाडाइन रिंग थी। उसमें प्रोडक्ट बन रहा था आपका, आपको पता ही है एंटी एरोमेटिक है। बस सर यही पूछ रहे थे कि अच्छा ये प्रोडक्ट किस तरह का है, क्या लगता है आपको, क्या होएगा, रेट क्या होएगा दोनों में कंपैरिजन। तो एरोमेटिक वाले का रेट आपको पता है ज्यादा होता है। तो GOC का क्वेश्चन था। उसके बाद मुझसे स्टीरियो केमिस्ट्री का पूछा गया। नॉर्मली स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे, 4-5 स्ट्रक्चर थे। उसमें मुझे बताना था कि POS क्या होएगी चारों में, और कायरल होएंगे या ए कायरल होएंगे। सिर्फ POS के बेस पे आपको बताना है कायरल या ए कायरल। सो वहां मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा थोड़ा सा जल्दी करो। थोड़ा सा वो आपको करते भी हैं मतलब कि कॉन्फिडेंस। फिर भी मैंने अपना टाइम लिया, ऐसा नहीं कि मैंने हबड़ाहट में आके कि नहीं नहीं सर कायरल हो जाएगा। मैंने आराम से टाइम लिया और फिर भी बोला। तो ऐसा नहीं कि कुछ कह रहे थे अगर मैं टाइम भी ले रहा था तो। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा अजाइरिडीन के ऊपर कि अजाइरिडीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अब मुझे वो सच में नहीं ध्यान था अजाइरिडीन उस टाइम। मैंने कहा सर सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे हिंट दिया कि इपोक्साइड से रिलेटेड कुछ होता है। अब वो AZ आ रहा है तो नाइट्रोजन के लिए होगा, मैं समझ गया वहां से, तो मैंने नाइट्रोजन लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि अब इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा दो सब्स्टिट्यूएंट में। सो मैंने लगा दिया वहां पे। उसके बाद उन्होंने मुझसे 2 रिएक्शंस पूछी उसी में ही, कि आप इसमें पहले H पॉजिटिव ऐड करो, तो बताओ क्या होएगा। सो मैंने कहा कि सर रिंग ओपनिंग रिएक्शन होएगी। फिर उन्होंने पूछा रिंग ओपनिंग किस तरफ से होएगी, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि मतलब अटैक कैसा हो रहा है। सो यहाँ तो जो दूसरी तरफ कार्बोकैटायन बनेगा, तो आप चाहोगे कि लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से ओपनिंग हो, ताकि कार्बोकैटायन मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड वाले पे आए। सो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बट वही बस वो आपको हिंट्स दे रहे थे। जैसे मेरे से बीच बीच में हो रहा था कि मैं अटक रहा था, तो वो हेल्प कर रहे थे मेरी। दे आर वेरी नाइस पीपल। सो उसके बाद बस मेरा ऑर्गेनिक का पार्ट इतना ही था। तो उसके बाद इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। इनऑर्गेनिक में सबसे इजी क्वेश्चन, मुझे लगा नहीं था ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। उन्होंने पूछा कि NH3 और H2O की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सो मैं तो एक्सप्लेन करने लग गया मतलब ये क्वेश्चन कि सुन के मुझे अगर मैं इंटरव्यू दे रहा तो मुझे तो हंसी आ जाती कि यार मुझे इतना अच्छा मिल गया। हाँ ओके सो मतलब फिर मैं तो एक्सप्लेन करने लग गया उसको कि लोन पेयर होएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा। कहते नहीं नहीं इतना एक्सप्लेन नहीं करना आपको, आप बस बता दो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। मैंने कहा सर sp3। कहते ओके मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वहां से कॉन्फिडेंस काफी हाई हो गया। मैं कहा अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो अगले बार उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप खुद से कोई बताओ कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो मैंने शायद याद नहीं है मुझे मैंने कौन सा बताया था, लेकिन मैंने कुछ MN से रिलेटेड बताया था, MN+2 था उसमें। सो उन्होंने बोला कि अच्छा ये MN+2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D इलेक्ट्रॉन्स। सो मैंने कहा D5 हो जाएंगे। कहते ओके अब इसका मुझे टर्म सिंबल बताओ आप। सो देख रहे हो आप, मतलब एक ही क्वेश्चन से वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक ही कंसेप्ट उठा के क्वेश्चंस बनाए जा रहे थे। सो फटाफट बताना था, तो मेरे को वो याद था कि ये D5 होता है, इसमें सारे ना कैंसिल हो जाते होते हैं। तो वो मुझे याद था वो S। फिर मैंने बोल दिया कि सर S होएगा। कहते ओके ओके। फिर उन्होंने मुझसे पूछा JTD क्या होती है। JTD मैंने सारा बताया। वो भी उन्होंने कहा कि ड्रॉ करके दिखा दो, एक बार ड्रॉ कर दी। अब बस लास्ट क्वेश्चन उन्होंने JTD का ना मुझसे खुद से एग्जांपल पूछा था कि TiCl6 3 नेगेटिव बोला जैसे मैंने। अब मुझे नहीं पता था कि ये एक एक्सेप्शन है, इसमें 2DD ट्रांजिशंस होती हैं। नॉर्मली D1 आ रहा है जैसे इसमें टाइटेनियम। तो मुझे लगा ये कि वो एक DD ट्रांजिशन।
तो कहते नहीं, यहाँ पे थोड़ा आपने खुद एग्जांपल दिया है, वो आप ही बताओ कि क्या होगा। आप इजी भी बोल सकते थे, आपने खुद ही ऐसा एग्जांपल दे दिया, मैं क्या करूँ अब, टीचर ने मुझे ऐसे बोला। सो वहाँ थोड़ा मुझसे थोड़ी मैं कंफ्यूज हो गया कि मुझे लगा ऊपर जैसे जब डीटीडी करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे डी एक्स वाई डी जेड एक्स आते हैं नीचे अपना, क्योंकि इसमें जेड इन हो रहा होता है D1 के यस केस यस में। यस। सो मुझे लगा कि ऊपर दो ऑर्बिटल्स खाली दिख रहे हैं, एक तो पहले ही हो रहा है हमारा नॉर्मल स्प्लिटिंग में, और फर्दर स्प्लिटिंग में मुझे दो ऑर्बिटल दिखे, मैंने दो बोल के तीन बोल दिया गलती से। इलेक्ट्रॉन तो एक ही था, वो मुझे दो बोलना चाहिए था आंसर। सो वो थोड़ी गलती होगी, तो उन्होंने कहा यू वर प्रिटी क्लोज, ऐसे कह के मेरा इनऑर्गेनिक पार्ट खत्म हो गया। तो मेरा क्वेश्चन गलत भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है कि गलत नहीं कर सकते, गलत हो सकता है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कंसेप्ट तो सारा सही बताया था, तो वही चीज उन्होंने नोट की। फिजिकल में मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। उसका मैंने सिंपली बता दिया कि कर्ल एच बाय कर्ल टी, क्योंकि इसमें हमारा यूज होता है सीपी में और उसमें कर्ल यू होता है। सो कर्ल एच हमें पता है जो एंथैल्पी होती है वो होल होती है, मतलब उसमें वर्क डन भी आ जाता है और आपका इंटरनल एनर्जी भी ऐड हो जाती है, तो ऑफ कोर्स से बात है कि सीपी सीवी से बड़ा ही होएगा फिर तो। सो कहते ओके दैट्स गुड। एंड फिर जो मेन सर थे उनके, जो शायद सारा कुछ एग्जामिन कर रहे थे, क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे थे, लेकिन मुझे लगा था कि वो एग्जामिन कर रहे होते हैं सारा। सो उन्होंने मुझसे कहा कि बस आपको आपको रिजल्ट बता देंगे थोड़े टाइम में, और सब मतलब ये इंटरव्यू एंड हो गया था मेरा। उसके बाद में सो मुझे लगा नहीं था कि होगा, कि मैंने देखा था जैम रैंक बच्ची कितनी अच्छी अच्छी है, मेरा कहाँ होएगा यार। सॉरी। सो ओके, मतलब तुम्हारा ये इंटरव्यू हुआ तो उसके बाद रिजल्ट कब अनाउंस हुआ था? रिजल्ट अनाउंस हुआ था लाइक 9 जून को इसका इंटरव्यू था। सो मेरा रिजल्ट आया था 23rd of June को, सो 2 weeks लेटर आ गया था। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं एक कोई इंटरव्यू देने के बाद उसका रिजल्ट का वेट मतलब कैसा लग रहा था इन सब के बीच में, मतलब कैसा लग रहा था कि इंटरव्यू दिया है आपने अपन ने? आपने देखा भी होगा, मैं आपको मैसेज कर रहा था कि भैया कैसा हुआ, मतलब मैंने ऐसे ऐसे आंसर्स दिए हैं आपको, क्या मैंने बोला था कि 6 में से 5 आंसर सही है मेरे। आपने कहा था बहुत अच्छा हुआ है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, और सबने मुझे यही कहा था। बस मुझे खुद को था कि यार मेरा शायद रैंक कम है, तो हो सकता है मुझे प्रायोरिटी ना मिले। तो वो, लेकिन वो टेंशन तो 24 घंटे आपके घूमती ही रहती है दिमाग में, क्या होएगा क्या होएगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज ऐसी कुछ बताना जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में तुम्हें इस हिसाब से प्लान करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे इंटरव्यू से भी एक चीज सीख रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है। एंड क्वेश्चन का अप्रोच हम्म नहीं आता तो क्वेश्चन को घुमाना नहीं चाहिए। सो तुम्हें क्या लगता है कि कुछ ऐसी बातें जो बताओ स्टूडेंट्स को जो इंटरव्यू देने से पहले वो प्लान मतलब सोच ले कि ऐसा मुझे करना है? जैसे मतलब आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता, तो आप उनको बोल दो कि सर आई डोंट नो द आंसर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। सो वो आपको खुद थोड़ा सा हिंट देंगे। अगर आपको हिंट से भी नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, वो फिर आप उनको बोल दो कि सर नहीं आ रहा मुझे तो ये आंसर। सो वो आपके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको हिंट समझ में आ गया थोड़ा बहुत, तो प्लीज ट्राई करो, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट पार्ट होता है ये, अगर आप उनके हिंट को समझ के आंसर तक पहुंच पा रहे हो, क्योंकि यही चीज तो वो देखना चाहते हैं कि आंसर नहीं भी पता तो हिंट से बच्चा पहुंच रहा है। तो वही मतलब उनको कंसेप्ट्स देखने हैं आपके, कंसेप्ट्स पे मतलब कुछ नहीं पता, वो आपसे एक फोटोन की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। आप मतलब पहले से प्रिजुडिस करके नहीं जा सकते कि क्या आने वाला है। सो आपको थोड़ा मतलब अपने आप के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा कि यार मैं कर सकता हूँ, बस कोई बात नहीं, मैंने इतनी केमिस्ट्री पढ़ी है, आता है मुझे, अपने आप के ऊपर बिलीव रखो, हो जाएगा। सो मतलब जेएनसीएसआर का इंटरव्यू तो तुम्हारा काफी अच्छा था और एक्सपीरियंस भी हम्म तुमने अच्छा ही लिया, मतलब काफी अच्छा था। उसके बाद फिर मतलब कौन सा तुमने इंटरव्यू दिया उसके बाद? उसके बाद हुआ था आइसर भोपाल का फर्स्ट राउंड हुआ था। सो उसमें उसमें हुआ था जैसे कि अब वहाँ फर्स्ट राउंड था तो वहाँ 200 स्टूडेंट्स थे, यहाँ शायद 100 के अराउंड स्टूडेंट्स थे। और यहाँ थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा लंबा भी चला था और थोड़ा टफ था इसके रिगार्डिंग, JNCSR के रिगार्डिंग। हो सकता है मेरा लक भी हो कि इंटरव्यू में क्वेश्चन इजी आए, मुझे नहीं पता वो क्या बात है, नहीं, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन चीज इस लगता तरह है के कि जरूर। क्वेश्चन टफ बहुत क्वेश्चन मतलब जो जहां तक मैं मेरे नॉलेज में क्वेश्चन हम्म बहुत टफ नहीं पूछते। बेसिक पूछते हैं, आपको हिंट्स नहीं। भी देते हैं। वो कहीं ना कहीं हम्म एक चीज होती है कि आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल, आपका अप्रोच चेक हम्म करना चाहते हैं कि क्वेश्चन को लेके आपका अप्रोच क्या, अगर आपको कोई नहीं भी आ रहा है तो उस तरीके का आपको किस हिसाब से अप्रोच करना चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट है। टफ क्वेश्चन नहीं पूछते मुझे जहां तक पता है। हम्म क्योंकि वो केमिस्ट्री की नॉलेज तो आपकी रिटर्न में देख ही चुके हैं ना, क्या उनको पता है कि एग्जैक्टली। इसको आता है। सो वही वो बस आपके वहां पे कॉन्फिडेंस ही चेक करने वाले हैं ज्यादा।
सो आईसर भोपाल में हुआ था। सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन पूछी मेरे से और फिर प्रेफरेंस पूछी, वही मैंने ऑर्गेनिक बोली। ऑर्गेनिक में फिर मुझे सिंपली उन्होंने एक बेंजीन रिंग के ऊपर COOH लगा हुआ था। जी। सो बेंजोइक एसिड होता है हमारा, और रिएजेंट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क था, और वहां पे फिर हमारा बेंजामीन शायद बन रहा था। तो अब मुझसे पूछा था कि कन्वर्जन कैसे होएगी इसकी। अब मुझे सच में ठीक है। नहीं पहले ध्यान आया कि एक नेम रिएक्शन है, सिंपल आंसर था, बट वही वो आप थोड़ा थोड़ा तो नर्वस होते ही हो आप उस टाइम पे। तो मैं थोड़ा लंबे प्रोसेस से गया, मैंने कहा कि सर आप इसमें पहले SOCl2 डाल दो। तो मैंने कहते ओके। सो मैंने उसके बाद मैंने कहा कि सर डाइबाल H डाल दो, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो मैंने कहा उसके बाद अब जो अमाइन डाल के इसके बाद H2PDC डाल दो, हमारा ये बन जाएगा। कहते एक बार आप करके दिखाओ। तो मैंने करा, मैंने देखा कि एक कार्बन फालतू आ रहा है। ओके। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया, अब मैं थोड़ा डर गया यहाँ पे कि यार ये तो गलत हो गया, अब क्या करूं। तो कहते हैं कि याद करो कोई नेम रिएक्शन, अगर आपको ध्यान में आ रही हो। अब उन्होंने मुझे यहाँ हिंट दिया, मुझे नहीं याद आया उस टाइम पे, पता नहीं क्या था कि नहीं याद आया मुझे। मैंने कहा सर मुझे याद नहीं आ रहा। कहते कोई बात नहीं, कर्टियस रिएक्शन थी ये। या वो या मैंने कहा ओहो, जब याद आया तो फिर तो सारा कुछ याद आ गया था कर्टियस का। बट उस टाइम पे नहीं आया था। उसके बाद सिंपली मुझसे पूछा कि फिनोल फिनोल दिया हुआ था, और वो बेंजीन के ऊपर SH लगा हुआ था। सॉरी मुझे कॉमन नेम नहीं याद आ रहा उसका। उसमें मुझसे सिंपली पूछा था कि एसिडिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों में किसकी ज्यादा होएगी। सो दोनों में सल्फर वाले की ज्यादा हो रही थी, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है तो चार्ज डिस्टोर्शन ज्यादा होएगा। और न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कम है, तो इलेक्ट्रॉन तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होएगी। सो वो क्वेश्चन मेरा ठीक था। उन्होंने कहा भी कि अच्छा आपको ये आता है, मतलब ऐसे वो बोलते भी हैं थोड़ा बहुत आपको। उसके बाद मुझसे सिंपली इंडोल दिया हुआ था, और उसके बाद उसकी मैनिक रिएक्शंस करवानी थी। मैनिक रिएक्शन तो मैंने इजीली करवा दी, वो तो कुछ ज्यादा था नहीं। बट उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इलेक्ट्रॉन के एरोज शो करो कैसे मूव करेंगे। सो वो भी मैंने शो कर दिए थे, और वो ठीक था मेरा आंसर। इतना ही ऑर्गेनिक पार्ट था। इनऑर्गेनिक पार्ट पे गए तो पहला क्वेश्चन ही मुझे काफी डिफिकल्ट लगा। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि MX2 की स्प्लिटिंग कैसे होगी D ऑर्बिटल्स की, MX2 कॉम्प्लेक्सेस में, मतलब MX2 मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था कि होता क्या है। तो मैंने सीधा बोल दिया कि मैं सर मुझे नहीं आता, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। तो कहते कि नहीं इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, आपको बस अपना कंसेप्ट लगाना है, नॉर्मल जो होता है आपका। अब उन्होंने एक हिंट उसमें दिया हुआ था कि जो लिगेंड हो रहे हैं वो नॉन एक्सियली अप्रोच कर रहे हैं, वहां उन्होंने लिखा हुआ था ये चीज। और आपको टाइम कम देते हैं, वो नहीं टाइम कम नहीं देते, बट मुझे मैं वो देख ही नहीं पाया था वो चीज कि इन्होंने ये चीज दी हुई है। और मेरा सारा फोकस फिर चला गया था बस MX2 पे, जबकि फोकस आपका जाना चाहिए था कि लिगेंड्स कैसे आ रहे हैं। या मेरा वहाँ फोकस नहीं गया, सो मुझे आंसर समझ ही नहीं आया क्या होएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करके, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे इजीली पूछा था कि कलर इंटेंसिटी कंपैरिजन क्या होएगा। वो तो कोऑर्डिनेशन में पूछते ही पूछते हैं, ये तो कर ही जाना आप लोग। कलर कोऑर्डिनेशन, JTD, और टर्म एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है जो आपका कोऑर्डिनेशन का, ये तीन टॉपिक उनके फेवरेट रहेंगे, पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे ये। उसके बाद मुझसे पूछा था कि इसी में ही मतलब कोऑर्डिनेशन में ही था कि CrO4 नेगेटिव दिया हुआ था। सो आपको पता है यहाँ पे D0 होता है ये। तो उन्होंने पूछा कि इसमें जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या होएगी। तो मैंने बोला कि मैंने सर जीरो होएगी। कहते ओके। तो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई थी कि फ्रीक्वेंसी है, अब कहते ये फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा इस पे। सो मेरे को एक बार लगा कि हाँ यार फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या पता E = NHU कुछ लगना हो, कुछ एनर्जी आ जाए वहां से। बट मैंने यही बोला, मैंने कहा नहीं सर नहीं होएगा, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, वो तो D ऑर्बिटल्स मुझे देखने हैं। कहते ओके ओके दैट्स गुड। उन्होंने फिर मुझे बोला कि ठीक है चलो पता है, मतलब कंफ्यूज नहीं हुआ मैं वहां से। वही वो अपना कॉन्फिडेंस, वही वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे मेरा कि मेरा आंसर मुझे भी लगता है या सही है या नहीं। मतलब उन्हें तो पता था कि सही बोल रहा हूँ मैं, बट क्या मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरा आंसर सही है या नहीं। सो उसके बाद सिंपली फिजिकल पे पहुंच गए थे। फिजिकल में मेरा लक था कि मुझे सेम वही क्वेश्चन दोबारा मिल गया था, बट थोड़ा प्रोसेस से पहुंचना पड़ा था उस क्वेश्चन पे। मुझे उन्होंने बोला कि अच्छा कर्व बना के दिखाओ आप एडियाबैटिक का और आइसोथर्मल का एक्सपेंशन के केस में। मैंने सिंपली बना दिया, एडियाबैटिक का कर्व नीचे, आइसोथर्मल का कर्व ऊपर। कहते अच्छा ये नीचे क्यों आ रहा है। मैंने कहा सर क्योंकि इसकी गामा जो स्लोप की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो गामा टाइम्स ज्यादा होता है ये। तो कहते अच्छा ज्यादा है तो नीचे क्यों आ रहा है, ज्यादा है तो ऊपर होना चाहिए। मैंने कहा सर स्लोप है ना स्टीपर होएगा। कहते ओके। कहते ये गामा क्या होता है।
मैंने कहा सीपी बाय सीवी कैपेसिटी रेशो होता है ये। कहते इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मैंने कहा सर 1 से तो बड़ी होती है क्योंकि सीपी सीवी से बड़ा होता है। कहते हैं मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सीपी सीवी से बड़ा क्यों होगा? अब वही वो जेएनसीएसआर वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया मेरे पास। तो मैं बड़ा इजीली फिर बता दिया, मैं सर वही वो करलेच बाय करल्टी। तो फिर वो उन्होंने बोला कि चलो आई एम सेटिस्फाइड विद यू, ऐसा उन्होंने बोला था मुझे। बट मुझे थोड़ा डाउट था क्योंकि मेरे पहले 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, एक ऑर्गेनिक का भी और ये इनऑर्गेनिक वाला भी। मुझे थोड़ा डाउट था कि शायद नहीं होगा यहाँ पे, बट आ गया था मुझे कॉल कि आप सेकंड राउंड के लिए हो गए हो सिलेक्ट। सो क्या उसके मतलब जब बाद तुम्हारा अगले ये दिन, यस। हाँ जी, उसके बाद जस्ट अगले दिन ही मेरा सेकंड राउंड शुरू हो गया था। ज्यादा टाइम नहीं दिया था उन्होंने, अच्छा नेक्स्ट तो डे ही मतलब जिस दिन सेकंड तुम्हारा ये राउंड था। इंटरव्यू हुआ उसी दिन रिजल्ट पता चल गया था? हाँ, जैसे सुबह इंटरव्यू हुआ है तो अगले उसी दिन शाम को 4 बजे मेरे पास कॉल आ गया कि आपका हो चुका है सिलेक्शन। Okay. नहीं सॉरी, नेक्स्ट डे कॉल आई थी क्योंकि उस दिन तो शाम तक इंटरव्यू चलते हैं इनके 6 बजे तक ही। सो तब तक तो वो बिजी हो जाते हैं, तो उसके बाद ही आपको अगले दिन फ्री होते ही आपको कॉल आ जाता होता है कि आपका हुआ या नहीं हुआ। और वो साइट पे भी अपनी लिस्ट निकाल देते होते हैं, लेकिन आपको फोन आ ही जाएगा उनका, तो ही लिस्ट में नाम भी होएगा आपका। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि कल आप रेडी रहना, सुबह 8 बजे आपका इंटरव्यू होने वाला है। सो ओके, मैं फिर रेडी था कि अब तो कॉन्फिडेंस हो चुका था क्योंकि अब तो 2 इंटरव्यू क्लियर हो गए ना एक तरह से, यस वहां यस से यस। जेएनसीएसआर भी और यहाँ से ये भी। नहीं, उस टाइम मुझे रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन मैं थोड़ा फिर भी कॉन्फिडेंस हो गया था मुझे कि मैं अब कर सकता हूँ। उसके बाद सिंपली बस स्टार्ट हुआ कि वही ऑर्गेनिक, फिर से प्रेफरेंस पूछी मुझसे, मैंने ऑर्गेनिक बोली। यहाँ इंटरव्यू थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा मुझसे और एक ही क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की ट्राई की मुझे। जैसे अच्छा मुझसे मुझे उन्होंने एक पूछा चीज कि बस इतना आप बताना, ये जो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू था इसका लगभग ड्यूरेशन कितना था? मतलब कितने मिनट तक ये चला था? 15 से 20 मिनट्स वो आपको देते हैं ज्यादा से ज्यादा। हाँ मतलब मैं एक ऐसे भी स्टूडेंट का भी इंटरव्यू मैंने लिया था इससे पहले जिसने आइजर भोपाल इसका भी क्वालिफाई है। सो उसका फर्स्ट राउंड 44 मिनट्स का था। फर्स्ट ओ, राउंड ही उसका 44 मिनट्स का था। ओके, सो मतलब तुम्हारा 15-20 मिनट। ओके, फिर सेकंड राउंड में कैसे क्या क्वेश्चन मुझे पूछेंगे? सेकेंड राउंड में मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे कि आपका, मुझे वो नाइट्रेशन का एक कर्व दिया हुआ था जो आपका कर्व होता है कि मैकेनिज्म समझा रखी होती है, 2 इंटरमीडिएट्स बन रहे होते हैं। सो सॉरी, 2 हमारे वो ट्रांजिशन स्टेट्स बन रहे होते हैं। तो उसमें मुझे बताना था, उन्होंने मुझसे सिंपली पहले बोला कि आप मुझे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करके दिखाओ, मतलब एरो के थ्रू। तो मैंने एरो के थ्रू दिखा दिया। कहते हैं मुझे आप ये बताओ ये नाइट्रेशन में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के पास जा रहा है, क्या हो रहा है इसमें? तो मैंने कहा सर इलेक्ट्रोफाइल एडिशन हो रहा है यहाँ पे। कहते ओके, एडिशन ही क्यों बोला हमने, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बोला? इतने में ही ओन सर का माइक ऑफ हो और दूसरे सर का ऑन हो गया। कहते मैं भी इसका आंसर जानना चाहूंगा क्योंकि आपने बात तो काफी इंटरेस्टिंग बोली है कि एडिशन ही हुआ है, इंटर वो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। आपने बोल तो दिया, लेकिन अब देखते हैं आपको आंसर पता है या नहीं पता है इसका। तो वहां मैं थोड़ा डर गया वहां पे क्योंकि एकदम से कोई दूसरा टीचर भी बोल रहा है, वो टीचर भी बोल रहे हैं। सो थोड़ा मैं नर्वस हो गया वहां पे। लेकिन मैंने वही बोला कि सर, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने हैमिट इक्वेशन यूज की थी, थोड़ा मुझे वो याद आ गया था कि वो होने वाली है यहाँ पे शायद यूज। सो वो मुझे ध्यान में आई और मैंने उसके थ्रू इसका आंसर दिया था। उसके बाद उन्होंने उससे वही उसी से क्वेश्चंस रिपीट करते गए कि अच्छा पहले बताओ कि इसमें रिएजेंट्स कौन से हम यूज कर सकते हैं। सो मैंने जैसे कहा N2O4 आप यूज कर सकते हो, H2SO4 प्लस HNO3 यूज कर सकते हो। कहते हो ओके ओके। उसके बाद उन्होंने मुझसे इसी से ही क्वेश्चंस पूछे, तो एक क्वेश्चन था जो उनको आंसर पसंद नहीं आया था, उन्होंने मुझे कहा था कि यू आर वे आउट ऑफ द कंसेप्ट इन दिस। तो वहां मैं थोड़ा और डर गया था कि यार मतलब अब क्या हो रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा मैं। उसके बाद बस इनऑर्गेनिक शुरू हो गई थी। इसके बाद इनऑर्गेनिक में मुझसे 2 क्वेश्चन ही पूछे, ज्यादा नहीं। इनऑर्गेनिक मुझसे साइनर्जिक बॉन्डिंग पूछा मेटल कार्बोनिल के केस में कि सीओ की जो हमारा सीओ की फ्रिक्वेंसी होती है, बॉन्ड ऑर्डर फ्रिक्वेंसी, वो किस तरह मतलब किस तरह डिपेंड करती है वो बॉन्ड ऑर्डर पे। मतलब अगर हम मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो हमारा सीओ की तरफ है, क्योंकि मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और सीओ एक लो एक्सेप्टर होता है लिगेंड। सो उसके थ्रू मुझे समझाना था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन था बॉन्ड एंगल के ऊपर, लेकिन वो क्वेश्चन सिंपल था नहीं क्योंकि उसमें क्वेश्चन था CH2Cl2 है, मतलब CH4 होता है जैसे नॉर्मली 2 हाँ हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन है। अब मुझसे पूछा था कि एक CH2 के बीच में बॉन्ड एंगल बताओ और एक CCl2 के बीच में बॉन्ड एंगल बताओ, सेम ही कंपाउंड में किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अब यहाँ मैं कंफ्यूज ये हो गया क्योंकि sp3 भी है, आपको पता है ये।
तो यहाँ पे NBPR लगने के चांसेस लग रहे थे मुझे, क्योंकि CL भी दिया हुआ है, तो वो बड़ा आइटम भी आ गया। तो मैंने पहले NBPR के थ्रू गया, तो उन्होंने मुझे रोक दिया, कहते नहीं आपका आंसर गलत है, अब दोबारा बताओ क्या होगा। तो यहाँ में ज्यादा ही थोड़ा मतलब मुझे गलत गलत बोले जा रहे थे, वो 3 बार उन्होंने मुझे बोला। तो लेकिन फिर भी मैं वही अपना मतलब कूल बनाए रखा, मैंने बोला कि नहीं। फिर मैंने कंसेप्ट चेंज करा, मैंने कहा वो परसेंटेज एज करेक्टर ज्यादा खींचे, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन। सो उस केस से आपको पता है परसेंटेज एज करेक्टर जिधर ज्यादा होगा उधर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो CH2 वाले केस में बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू CCl2। अगर आप NBPR के थ्रू जाओगे तो आपको लगेगा CCl2 में ज्यादा है, और अगर आप परसेंटेज एज करेक्टर से जाओगे तो वो ज्यादा है। सो क्वेश्चन कंफ्यूज उसमें क्वेश्चन तो। पूछे गए थे। यस। इसमें मुझसे इतना ही पूछा गया, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाया हुआ था मेरे ऊपर इन्होंने। तो फिर फिजिकल इन्होंने का मतलब अप्रोच, 2 फिजिकल के ऑर्गेनिक थे, क्वेश्चंस क्या 2 थे? इनऑर्गेनिक। नहीं फिजिकल के, फिजिकल पूछे ही नहीं इस सेकेंड इंटरव्यू में मुझसे, तो फिजिकल क्योंकि इसी पूछ, में ही सारा टाइम निकल गया था, क्योंकि इसमें नहीं, इसमें फिजिकल नहीं पूछी थी मुझसे। ओके ओके, सो बेसिकली ये इंटरव्यू कितने देर तक चला था? ये पहले वाले से बड़ा चला था, जबकि क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ पूछ रहे थे वो आपसे, टाइम लग रहा था आंसर देने में भी, और सारा कुछ ड्रॉ करके दिखाना पड़ रहा था उनको, सारा कुछ लिख के। जैसे मैं पहले तो बोलने में काम चल रहा था, लेकिन सेकंड इंटरव्यू में वो मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे सिर्फ बोलने से। तो वो कह रहे थे यू हैव टू राइट द आंसर, यू हैव टू I mean show the all electron, how it is going to the nucleophile, how electrophile is approaching. So उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मेरा ये 25 से 30 मिनट्स तक का गया था ये इंटरव्यू। कि मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं मैं जो टच में हूँ, तो इसमें आइजर भोपाल का सबका यही कहना था कि सेकंड राउंड का इंटरव्यू जो था काफी टफ था, मतलब काफी टफ हम्म। था इस बार का। सो ओके, सो फिर मतलब जब तुमने ये इंटरव्यू दिया उसके बाद फिर कितने दिन बाद रिजल्ट आया? अगले दिन ही आ गया था इसका भी। आइसर अच्छा, भोपाल वाले बहुत फास्ट हैं। ओके ओके, सो मतलब कैसा फीलिंग था यार, मतलब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अपना नाम देखना? मतलब वही सबसे अच्छा लगा था, क्योंकि जब फोन आया उनका कि आपका हो गया सेकंड राउंड में भी, तो मतलब तब तो ऐसे लगा था कि यार सच में हो रहा है क्या ये सब कुछ, मेरे साथ ही हो रहा है ना। अभी तक तो मैं ऐसे डिप्रेस सा था कि कहीं नाम नहीं आ रहा। सो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, आप मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको सच में समझ में आ सकता है कि वही वो फीलिंग, बस उसी का तो वो वेट करता है इतने टाइम से, कब एक्चुअली ऐसा क्योंकि मौका हम आएगा। इतनी मेहनत करते हैं, और ठीक है कभी कभी होता है हम्म। कि कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं अच्छा हुआ, हम्म। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम परेशान हो हम्म। जाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता हम्म। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन मैं एक चीज यही कहूंगा कि हमें हार नहीं मानना चाहिए, अल्टीमेटली वो जो आपका मेहनत है वो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट जरूर देगा। सो और जो मेरा तो मतलब यही मैंने जो सीखा है ना, वो 2-3 महीने जब, क्योंकि 2-3 महीने तक कोई इंटरव्यू भी नहीं था, जैम का रिजल्ट आया, रिजल्ट से भी पहले, क्योंकि मेरे को पता लग गया था कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है। तो वो जो फेलियर, मुझे वो फेलियर की तरह ही लगा था एक बार तो, क्योंकि मुझे लगा था कि नहीं हुआ है, क्योंकि बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था मैं खुद ही अपने से। वो आपको इतना वल्नरेबल बना देता है ना चीजों को लेके, आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो कि आपको सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। मैं काफी ज्यादा मतलब फिर मैंने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी, मैं आपको भी रेफर करूंगा अगर आप मतलब थोड़ा पढ़ सको, टाइम दे सको। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी मैंने बुक पढ़ी, जो ओके, मुझे मतलब काफी हेल्प करे उस बुक ने मेरी। मतलब मैं वही वो मिरेकल्स की बात कर रहा था ना, आप वो फील करोगे अगर आप वो बुक पढ़ोगे। और द सीक्रेट बुक भी शायद वो तो पढ़ी ही होगी सबने शायद, वो तो बहुत फेमस बुक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस है वो बिल्कुल। सो उसमें वो सिखाते हैं कि मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, क्योंकि हम फिर मैंने क्वांटम पे बहुत ज्यादा आ गया मैं। आपको पता है कि हम क्वांटम में पढ़ते होते हैं कि डी ब्रोगली ने बताया था कि लाइट के दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल भी और वेव भी। सो हमारे थॉट्स में से भी तो वेव की तरह ही निकलते हैं ना, वो फ्रीक्वेंसी होती है एक थॉट की भी, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। सो हमें पता है कि अगर एक वेव है, वी कैन कन्वर्ट इट टू पार्टिकल ऑल्सो। अगर हमने पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, हमने अपने थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं, क्वांटम से मैनिफेस्टेशन प्रूव हो रही है। सो वो बेस्ट लगा था मुझे, क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट को प्रूफ ही चाहिए होता है, वरना हम मानते ही नहीं है कि अच्छा ये तो इमेजिनेशन है, ये तो फिलोसफी होगी। लेकिन नहीं, इस सारा आप देखोगे ना, जब साइंस में आप ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो ना, मुझे लगता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई स्पोर्ट भी हो, आप कनेक्ट गॉड से ही करते हो एंड में जाके, एंड पॉइंट एक वही पहुंच जाता है। और तब आपको लगता है कि यार हमारा इंडिया बहुत अच्छा है, मतलब
एंशंट इंडिया में ये सब कुछ पहले ही है। अगर आप देखो, अगर थोड़ा अपनी हिस्ट्री पढ़ो तो हाइजनबर्ग भी, आइंस्टाइन भी, इवन निकोला टेस्ला, ये सब इंडिया आए थे। इंडिया से सीख के ये मतलब इतने कॉन्फिडेंस हुए थे क्योंकि अपना स्पिरिचुअल कंटेंट बहुत ज्यादा था इंडिया में। आप देख रहे हो अब योगा भी सारा बाहर की कंट्री ज्यादा यूज कर रही है, या, अपने इंडिया वाले कम कर रहे हैं फिर भी। वो करनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये बूढ़े लोगों के लिए है सिर्फ। आप करके देखो, आपको समझ में आएगा क्या बेनिफिट्स हैं इनके। तो मुझे अब तो मतलब मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि यार अब तो मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा भी हम्म। अभी तक तो ये सब कुछ सीन नहीं चल रहा है। अभी सब मैं ये सब तो नहीं करता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये चीज भी करना चाहिए कहीं ना कहीं। सो ओके, मतलब हम्म। फिर अभी आइजर भोपाल का भी सिलेक्शन हो गया है, जेएनसीएसआर भी है, और आईआईटी में क्या सीन है? मतलब अभी आईआईटी का जो आईआईटी बॉम्बे मुझे मिला था इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। आईआईटी बॉम्बे जब मिला तो ऐसा हो गया था कि क्योंकि लास्ट ईयर तक इतने नीचे तक रैंक नहीं जाता था। आईआईटी बॉम्बे मैंने देखा था शायद 350 तक क्लोज हो गया था इस इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। लेकिन इस बार आपने शायद वीडियो में बोला भी था कि अप्लाई कर दो, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। और मैंने प्रेफरेंस ध्यान से भरी थी बिल्कुल। तो मैंने प्रेफरेंस में आईआईटी बॉम्बे को ऊपर ही डाल दिया था। मुझे नहीं ओके, था यार कि लोअर आईआईटीज में जाना, मेरा इतना मन नहीं था आईआईटी मंडी या आईआईटी रोपड़ वाली साइड, क्योंकि मुझे लगा था मेरे को यही मिल सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं। तो फिर आईआईटी बॉम्बे जब मिला तो मतलब उसका खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे तो मैं सोच के चल रहा था। मैंने जब पढ़ाई की स्टार्ट की आईआईटी बॉम्बे ही सोचा था मैंने, वहीं जाना है मेरे को, और वो वो मिल तो गया मुझे। मतलब क्योंकि आईआईटी बॉम्बे एक नॉर्मल स्टूडेंट का भी ना, क्योंकि सबसे ज्यादा आईआईटी जो सबसे फेमस है, नंबर वन की आईआईटी, सो हम्म। सबका ड्रीम होता है कहीं ना कहीं आईआईटी बॉम्बे का टैग भी बहुत मैटर करता है। अब क्योंकि आईआईटी हम्म। बॉम्बे में इतना कुछ फैसिलिटी देते हैं, वहां का जो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग कह सकते हैं वो बहुत ही अच्छा है। सो मतलब अभी तो हम्म। तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? सो क्या प्लान है कि मतलब आईआईटी बॉम्बे भी, जेएचसीएसआर भी, आईसर भोपाल भी, सो मतलब क्या प्लान है अभी? मेरा प्लान तो, क्योंकि मेरा मन रिसर्च में ही जाने का है। मुझे मतलब अपने इंडिया के लिए कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि मेरे को फॉरेन जाना है या अच्छा कुछ करना है, वो तो है ही नहीं। तो मेरा मन है कि जेएनसीएसआर में जाने का, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि ज़्यादा अच्छी रिसर्च होती है वहाँ पे। रिसर्च पेपर ज़्यादा पब्लिश करता है वो। मतलब आईआईसी बैंगलोर के बाद अगर रिसर्च में मैंने देखा है तो जेएनसीएसआर का नाम आ रहा है। और काफी बेनिफिट्स भी दे रहे हैं वो मुझे। मतलब फीस बिल्कुल ही कम है, साल की 5000 फीस है। तो 5000 तो क्या ही होते हैं, आपको हाँ, पता ही है। 5000 और तो मेडिकल फैसिलिटीज भी पर पर मंथ मुझे वो 19000 देंगे वहाँ पे। और फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी में जो सेम जेआरएफ को मिलता है वही आपको मिल रहा है, मतलब आपको नेट भी नहीं देना पड़ रहा, और आपको फैसिलिटी सारी वही नेट वाली मिल रही अच्छा, है एक तरह एमएससी से। में भी तुमको स्टाइपेंड कितना देंगे? हाँ जी, 19000 पर मंथ देंगे वो आपको। सो मुझे तो लगता है कि और केवल फीस 5000 है। फीस 5000, वो भी पर ईयर की, नॉट सेमेस्टर। या ये तो 5000 पर ही है। तो अभी तो बहुत अच्छा है यार। अगर जेएमसीआर सर, मैं वही चाहता हूँ स्टूडेंट को पता हो कि यार आईआईटी एनआईटी से भी कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जहाँ पे अगर आपको हम्म। रिसर्च में इंटरेस्ट है तो वहाँ वो अप्रोच ज्यादा। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसका सपोज हम्म। ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है, तो कुछ ऐसी भी आईआईटीज हैं जो ऑर्गेनिक में, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जिसको ड्रग में इंटरेस्ट है, ठीक है, और उसको मैं आईआईटी का नाम नहीं लूंगा, तो उसको टॉप के आईआईटीज में उसने ले लिया, उसकी रैंक बहुत अच्छी आई थी। अब वहां जाने के बाद क्या हो रहा है कि क्योंकि हमको पता है सेकेंड ईयर जो होता है हमारा मास्टर्स का, वो पूरा क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। सो क्योंकि उसको आगे चल के पीएचडी कर रहा है, अब वो क्या फेस कर रहा है कि ड्रग में उसको इंटरेस्ट है और वहां पे ऑर्गेनिक में ड्रग में काम ही नहीं होता है। सो कहीं ना कहीं अगर आप कोई हम्म। प्लान कर रहे हो, अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं पहले से आपको देखना पड़ेगा कॉलेज का बैकग्राउंड, कॉलेज हम्म। के प्रोफेसर की लिस्ट, उनका रिसर्च पेपर। क्योंकि मुझे समझ में आता है रिसर्च पेपर नहीं समझ में आएगा, 20 स्टूडेंट को नहीं समझ में, लेकिन कहीं हम्म। ना कहीं इतना तो पता चलेगा कि मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम्म। सो ये बहुत बस यही इंपॉर्टेंट। सो वो। अभी तुम्हारा क्या प्लान है? मतलब कौन से फील्ड में जाने का, रिसर्च करने का है? मेरा ऑर्गेनिक में, सिंथेसिस में जाने का मन है सबसे ज्यादा। अच्छा, ओके। और जैसा आपने अभी बोला ड्रग में, उसमें भी मुझे काफी अच्छा लगता है ड्रग्स को मतलब थोड़ा डील करना। वो क्लेडन बुक पढ़ता था तो क्लेडन में शुरू के चैप्टर्स ना यही दिए हुए थे, पहले 2 चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो वो इसी के ऊपर हैं।
आइबुप्रोफेन कैसे बनती है, हेडेक होता था हाँ मैं तो हाँ, ये ब्रूफीन ही वाला खाता जो था, हम मैंने ब्रूफीन मतलब बोलते हैं मैंने भी उसको। क्लेडन रेफर किए। एक मुझे ड्रग का नाम हम्म। नहीं याद आ रहा, लेकिन वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर था, मैंने कहा इसको बना, मतलब मैंने हाँ। उसको बारे में बहुत सोचा कि यार इसको कभी रियल लाइफ हम्म। में सिंथेसाइज करना होगा, सो कितना टफ होता हाँ। होगा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट ना। क्योंकि हम्म। कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिसर्च है ना वो बहुत टफ होती है, और उसमें पेशेंस बहुत चेक किया जाता है, हम्म। क्योंकि इतना कुछ होता है ना। कोई फंक्शनल ग्रुप इससे रिएक्ट कर गया तो हमें आर बनना था तो एस बन हम्म। गया, मतलब बहुत कुछ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैं यही स्टूडेंट को, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर पेशेंस बहुत ही ज्यादा रखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च में अगर आप पैर रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं पेशेंस का बहुत ही बड़ा है, क्योंकि वहां पे रिजल्ट आपको एक टाइम के बाद ही मिलता है। हम्म। बाकी अदर ब्रांचेस में है कि ठीक है आपको रिजल्ट जल्दी भी मिल जाता है, लेकिन पीएचडी में उतना ही टाइम लगता है। मतलब तुम्हारा जेएनसीएसआर फाइनल हो चुका है, तो बाकी आईआईटी हम्म। बॉम्बे में जो तुम्हारा इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? फिर रुक गए। आईआईटी मैं ये पूछ रहा था कि अभी तुम्हारा जेएनसीएसआर फाइनल हो चुका है, एंड मतलब तुम्हारा आईआईटी जो आईआईटी बॉम्बे में इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स है, सो उसके बारे में, उस कोर्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ जी, वो कोर्स था एनर्जी के ऊपर कि आप रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी किस तरह से बना सकते हो। ओके। लाइक फॉर एग्जांपल आपको पता है पेट्रोल कोल वगैरह खत्म होने वाला है, ये सब कुछ तो धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक जैसे कार्स पे आ रहे हैं। जो बैटरीज है हमें पता है कि लिथियम आयन बैटरी इतनी एफिशिएंट नहीं है, जबकि अभी सब जगह वही है, लेकिन उसको भी चेंज करने की बात चल रही है। उस पर काफी रिसर्च करते हैं वो लोग, वो ट्राई कर रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमीन बैटरी बनाने की, जैसे जो मैंने वहां पढ़ा। स्कोप तो बहुत अच्छा है, अगर किसी को मिलती है तो प्लीज जाओ, मतलब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी की जरूरत पड़ने वाली है लोगों को। बट यस। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बात बस ये थी, क्योंकि उसमें फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा यूज होती है थोड़ी, ओके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट ज्यादा आएगा आपके पास। तो मेरा ऑर्गेनिक में था, तो अगर मुझे कुछ ना मिलता तो मैं पक्का वहीं जाता, मैं क्यों छोड़ूंगा आईआईटी बॉम्बे को, ऑफ कोर्स। बट अगर ये मिल गया तो फिर अब कोई बात नहीं, आईआईटी बॉम्बे वो भी है, था सपना था, बट कोई ना, ये भी अच्छा लगता है मुझे बहुत। बहुत अच्छा है जेएनसी सर। फिर कभी भी ऐसा अगर तुम लाइफ में आगे कुछ अच्छा कर रहे हो, सो आईआईटी, क्योंकि हम्म। कहीं ना कहीं बीच में इंटर्नशिप भी निकलती रहती है, सो कभी ना कभी फिर से शायद हम्म। अपॉर्चुनिटी मिले हम्म। कि आईआईटी बॉम्बे तक का जाने का सफर हो। हम्म। हम्म। सो कि मतलब अभी ये प्लान है हम्म। जेएनसी सर। और अच्छा, ये तुमने आईसीटी का भी एग्जाम दिया था, सो हाँ वो जी, हाँ एग्जाम जी। का पैटर्न वगैरह और क्या, उसके क्या जो भी थे उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? उस एग्जाम में क्या होता है आपको, मतलब एक प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है आपका, जैसे अभी ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं वैसे ही होएगा, कैमरा ऑन होएगा आपका, आपको एक नोटबुक वगैरह बस साथ रख के बैठनी है, पेन भी मतलब होगा ही ऑफ कोर्स। उसमें आपको ना 1 मिनट या 70 सेकेंड, 60 to 70 सेकेंड देते हैं वो आपको पर क्वेश्चन के लिए। ओके। 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। 50, आई थिंक 60 भी होते हैं, मुझे याद नहीं है, 50 होते ठीक हैं है। आई थिंक। उसमें आपको देखना होता है कि मतलब वही सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा एग्जाम टफ नहीं था वो। लेकिन वो वही बात है, वो उसमें ज्यादा क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के आए हुए थे जो मुझे लगता है जितना। और ऑर्गेनिक के तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, थोड़े बहुत स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, आप कर लोगे मतलब लेकिन तब तक ना मैं रिलैक्स हो चुका था बहुत। अभी थोड़े दिन पहले, एक हफ्ते पहले एग्जाम था उसका, तो मैंने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी उस एग्जाम के लिए। इवन कि मतलब थोड़ा माहौल भी, थोड़ा घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी मेरे, सो बिल्कुल ही मैंने फ्री माइंडेडली एग्जाम दिया था। उसमें 25 मार्क्स आए। मैंने पढ़ा था ओके। लास्ट के जिसके 25 थे उसका सेकंड रैंक आया था, तो मुझे लगता कि शायद यहाँ पे भी हो जाएगा मेरा। बट इस बार नहीं हुआ, क्योंकि इस बार थोड़े बच्चों के अच्छे मार्क्स आ गए थे तो 28 मार्क्स तक वाले का हुआ। तो ओके, फिर भी यार अभी भी बट तुम्हारे मुझे पास वैसे भी नहीं जाना था यहाँ पे, तो हाँ, मैं फिर भी अभी भी तुम्हारे पास कितने हम्म। ऑप्शंस है यार, तुम्हें आईआईटी बॉम्बे है, जेएनसीएसआर है, हम्म। आइजर भोपाल, सो अभी तो टेंशन क्या ही लेना, अभी तो ऑप्शन है ही हमारे पास। सो कि अच्छा, इन हाँ। लास्ट में एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि अभी आईआईटी जैम का पेपर होने में 6 महीने बचा है, सो कुछ एडवाइस करना चाहोगे स्टूडेंट को कि किस हिसाब से हम्म। अप्रोच करना चाहिए अभी? सबसे पहले तो मतलब आप बिल्कुल डेडिकेट हो जाओ अपने सब्जेक्ट को लेके, मतलब एक बार के लिए बस दिन में बस यही सोचते रहो, आईआईटी आईआईटी आईआईटी, जाना है जाना है जाना है। और इमेजिन कर लो कि आप आईआईटी पहुंच गए हो, मतलब एक होता है ना, आप उसी ड्रीम्स में ही रहते हो, बस अपनी दुनिया में खोए हुए हो कहीं पे। फिर आपको परवाह ही नहीं रहती क्या हो रहा है आसपास, आपको पता नहीं चलता रात कब हो रही है दिन कब हो रहा है। तो उससे मतलब, और सबसे पहले ध्यान करो कि अपना सिलेबस
जितना जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करो। कुछ बच्चे होते हैं जो रिवीजन साथ साथ करते रहते हैं, ज्यादा टाइम देते रहते हैं रिवीजन को, उसको भी तो अच्छी बात है, बट सिलेबस पे ध्यान दो, क्योंकि जितना टाइम आपको रिवीजन के लिए जितना ज्यादा मिलेगा ना बाद में, क्योंकि बाद की रिवीजन ज्यादा काम आने वाली है। हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है केमिस्ट्री में, आपको बताया वोलेटाइल हो जाता है, ये खत्म हो जाएगा। आप पढ़ोगे 6 महीने पहले का नहीं याद रहना आपको अच्छे से। सो आप जब रिवीजन करोगे जो लास्ट के महीने की, वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी आपके जैम में, जो मुझे लगता है। जो लास्ट के 3-4 मंथ होते हैं सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। वो तो अभी आपके पास 6 मंथ्स हैं, तो आप 3 मंथ्स हैं आपके पास सिलेबस खत्म करने के लिए। आप 3 मंथ्स में अगर कोई बात नहीं 4 भी लगे 5 भी लगे, मिनिमम 2 मंथ्स तो हो आपके पास रिवीजन के लिए, अगर आपको अच्छा रैंक लाना है। हम्म। अच्छा, एक टेस्ट चीज जितने ये ज्यादा हो सके आप दो। मैं ये लास्ट में ये चीज पूछूंगा, जैसे वो जो 3 आवर्स का पेपर का एग्जाम पैटर्न जो हमारा, तो उसमें तुमने कोई स्ट्रैटेजी प्लान की थी पहले से कि मुझे ये सेक्शन करना है पहले, या ऐसा कुछ सोच रखा था? मैंने यही सोचा था कि पहले मैं एमसीक्यू करूंगा, फिर एनएटी, और फिर एमएसक्यू पे जाऊंगा। लेकिन इस बार का आईआईटी का पेपर आपको पता ही है कैसा आया ये हुआ था। तो कोई भी टेक्निक मतलब काम ही नहीं आ रही थी। मैं एमसीक्यू पे गया तो मुझे एमसीक्यू मुश्किल लग रहे थे, एनएटी पे गया तो वो मुश्किल नहीं थे, बट मुझे लेंथी लग रहे थे। सच बताऊं तो मुझे पेपर इतना मुश्किल नहीं लगा था जितना मतलब बोला था, लेकिन था मुश्किल, टफ था काफी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बच्चे थोड़ा सा वहां पे पेशेंस दिखाता और अगर अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देता, तो एनएटी सेक्शन कर सकता था वो। और एमएसक्यू इस बार कंपैरेटिवली मुझे लगा इजी दिया हुआ था बाकी के अकॉर्डिंग, जो बाकी जो एमसीक्यू और एनएटी दिए हुए थे। एमसीक्यू में थोड़ा ऑर्गेनिक पार्ट था इस बार डिफिकल्ट, हमारे सिलेबस का भी नहीं था कुछ तो। अच्छा। जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन आई हुई थी, हम्म। और मुझे याद है सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएजेंट था, और सीएचओ अल्कोहल में कन्वर्ट होता, लेकिन वो उसकी स्टीरियो पूछ रखी थी। वो फेल्किन हाँ, आहन इस मॉडल बार शायद मैंने उसमें भी लगना था, ऐसा नोटिस कुछ किया था था कि उसमें। कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो भी ऑर्गेनिक थे, कहीं ना कहीं उसको स्टीरियो से कनेक्टेड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा थे। मतलब स्टीरियो का हम्म। बहुत ही ज्यादा इस बार था। मैं मतलब यही एक स्टूडेंट्स को कहूंगा कि जैसे मैं मुझे खुद ऑर्गेनिक पसंद है, लेकिन जब एग्जाम क्रैक करने की बारी आती है तो आपको अपना फिजिकल केमिस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में एग्जामिनर ज्यादा बना नहीं सकता क्वेश्चन, वो एक फॉर्मूले पे रहेगा। लेकिन ऑर्गेनिक में दुनिया भर के जब आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, आप कहीं भी रिएक्शन डाल सकते हो। पेपर हार्ड आएगा तो ऑर्गेनिक से ज्यादा आ सकता है, बजाय कि हाँ सीएसआई या नेट का लेवल तो अलग ही होता है, उसमें आप कैसे नहीं कर सकते। लेकिन जैम में मुझे लगता है कि फिजिकल में आप अच्छा कर सकते हो, अगर आप फिजिकल अपनी स्ट्रॉन्ग करो। सो न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो इस टाइम पे आप, जितना हो सके मतलब। अच्छा, स्टूडेंट को कुछ बताना चाहोगे कि इंटर्नशिप क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब अभी तो शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इंटर्नशिप की वैल्यू क्या है। सो कुछ बताना हम्म। चाहोगे कि इंटर्नशिप क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करनी चाहिए हमें ग्रेजुएशन टाइम पे? इंटर्नशिप्स करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको समझ में आता है कि पहले तो आप बाकी बच्चों से अपने आप ही अलग हो जाते हो अगर आपके पास इंटर्नशिप्स हैं तो। यस। क्योंकि जब आप अपने सीवी बनाते हो और सीवी में जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है लिखने के लिए, लेकिन अगर आप देखते हो कि आपके पास इंटर्नशिप्स हैं, तो आपका सीवी बहुत अच्छा बनता है। जो आपका पढ़ रहा होता है आपका रिज्यूमे, उसको अच्छा लगता है, मतलब कि अच्छा बच्चा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इतना ज्यादा आगे था, तो वो ऑफ कोर्स ये बात है आपको ही लेगा। और अगर आप किसी इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो भी आपके पास इंटर्नशिप होनी चाहिए, वरना चाहिए। इंटर्नशिप भी नहीं मिलती है, मैंने ये बात मैं यहाँ देखी पे एक है। चीज बस ये मैंने ऐड आई। करूंगा, अभी भी इस बार आइजर भोपाल में मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी। तो एक मेरा दोस्त है जिसके पास उसने ग्रेजुएशन पे उसका रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया, ठीक है। सो मतलब मैंने ओ। भी मतलब 2 प्रोजेक्ट किया था मैंने ग्रेजुएशन टाइम पे, बट मेरा नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं एक चीज है कि आपका इम्पोर्टेंस उसको दिया जाता है जिसकी सीवी बहुत अच्छी होती है, और सीवी हम तभी बना सकते हैं हम्म। जब हम ग्रेजुएशन लेवल से ही स्टार्ट कर दें ग्रेजुएशन इंटर्नशिप लेवल करना। पे। और मैं एक चीज यही बताऊंगा, हम्म। अक्सर स्टूडेंट का यही होता है कि हम तो यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, हम नॉर्मल कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम्म। मैं उन सबको एक चीज यही कहना चाहूंगा कि आईआईटी बिल्कुल ऐसा नहीं करता, कोई भी आइजर कोई भी हम्म। एनआईटी ऐसा नहीं करता है कि वो सिर्फ आईआईटी के बंदे को लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल कॉलेज से भी हो, अगर आपका अप्रोच सही है, तो ज्यादातर वो मैंने देखा है कि फ्रेशर स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप हम्म। नॉर्मल कॉलेज से भी, तो बिल्कुल ये मत सोचो कि यार मुझे नहीं होगा, आईआईटी भी आपको लेता है, एनआईटी भी, आइजर भी बुलाता है। और कहीं ना कहीं तो अगर आपको बहुत ही अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, ये सारी चीजें अच्छी हैं, तो आपको फॉरेन में भी बहुत चांसेस मिलते हैं।
ये चीज तो। ऑफ अच्छा, कोर्स। एक चीज बस लास्ट में ये बताना कि इंटरव्यू अब तुमने दो इंटरव्यू तुमने इधर फेस किया, तो उसमें 2 कहीं ना इंटरव्यू। कहीं ये बताना, क्योंकि अगर एक नॉर्मल विलेज का लड़का है तो उसको हमेशा इंग्लिश को लेके प्रॉब्लम होती है, सो कहीं ना कहीं क्या इंटरव्यू में लग रहा है तुम्हें कि इंग्लिश मैटर करती है कि हम हिंदी में भी बोल सकते हैं? फर्क सारा एनवायरनमेंट का होता है, आपको लगेगा ही नहीं आप इंग्लिश बोल रहे हो, चाहे टूटी ओके। फूटी बोलो, जैसे ही बोलो, उनको समझ में आने से मतलब है। तो अगर आप, कोई बात नहीं, आप हिंदी में भी बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे आपको। हो सकता है कोई, जैसे साउथ इंडियन साइड में है बैंगलोर हमारा, तो वहाँ हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए उन टीचर्स को समझने में, लेकिन फिर भी वो आपको कुछ नहीं कहने वाले अगर आप हिंदी में भी बात करोगे तो। आप अपना क्वेश्चन समझाओ, उनको कंसेप्ट से मतलब है, क्योंकि आप कंसेप्ट तो आप अपना इंग्लिश में ही बताने वाले हो ना उनको, वो वर्ड्स तो इंग्लिश के ही जाने वाले हैं उनके पास, वो उन्हें समझ में आ जाएगा। बाकी कोई बात नहीं है, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है इस चीज को लेके, बिल्कुल मैं भी बहुत डर रहा था, मेरी इंग्लिश कोई अच्छी नहीं है ज्यादा, लेकिन वो जब एनवायरनमेंट आया तो अपने आप मुंह से इंग्लिश निकल रही थी, और खुद भी को लग भी नहीं रहा था कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं वो अपने आप आपके लिए। ओके। सो अगर मैं लास्ट में कन्वर्सेशन एंड करने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा कि इन शॉर्ट में अगर तुम्हें इस समय दो लाइन में स्टूडेंट्स को गाइड करना हो कि इस समय उनको किस हिसाब से करना चाहिए, तो क्या बोलोगे उनको इस समय? इस समय मैं यही कहूंगा कि प्लीज मतलब अपना होप और अपने जो ड्रीम्स हैं उसको भूलो मत। अपना जितना है ना तुम्हारे पास, बस लगा दो, लग जाओ, और सोचो मत क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है यार तुम्हारा हो। क्योंकि मैं खुद एक एग्जांपल हूँ आपके आगे कि मेरा नहीं हुआ था अच्छा, जबकि मेरे को लगता है कि मैं डिजर्व करता, क्योंकि मेरे टेस्ट सीरीज में सच में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। सब घर वालों को भी यही लग रहा था कि ये टॉप करेगा इस बार, और मेरा ड्रीम था सिंगल डिजिट रैंक का, अगर आपको सच बात बताऊं तो। ओके। लेकिन वो जब आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो ना आप अपने ड्रीम्स को लेके, तो आप भी ड्रीम्स रखो, ड्रीम्स से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, वो रखो। लेकिन ये मत सोचना कि अगर ड्रीम नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया है। वो तो जर्नी जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है जस्ट अभी तो, अभी तो बहुत कुछ आगे आने वाला है आपके। ये पढ़ाई तो कभी ना कभी काम आएगी, किसी इंटरव्यू में आ जाएगी, किसी इंटर्नशिप में आ जाएगी। उसको बस लग जाओ, सोचो मत रिजल्ट की, बस प्रेजेंट में रहो अपना, आज के दिन बस अच्छा बनाओ अपना। आज के दिन मैंने बस इतना पढ़ना है और मैं खुश रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे जिम जाता था तो मेरा यही होता था कि अगले दिन ज्यादा वेट उठाना है, तो मैं पढ़ाई में भी यही चीज मैंने अप्लाई की, आज अगर 12 घंटे पढ़ा हूँ तो फिर 12 घंटे 15 मिनट पढ़ूंगा। ऐसे ऐसे मेरा अपने आप ही मैं खुद को ही चैलेंज देता रहता था। सो काफी अच्छा रहा यार तुमसे इंटरेक्ट करके, मतलब मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। सो स्टूडेंट को बहुत नहीं, हेल्पफुल इट्स होने वाला प्लेजर है ये फॉर मी। वीडियो तो, बहुत हेल्पफुल होगा। एंड मुझे अच्छा लग रहा है यार, अभी तुम्हारा कितना कुछ हो चुका है, तुम्हारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी, सो मुझे भी काफी अच्छा फील हो रहा है। सो यार थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर चैनल, अपने थैंक यू, तुमने थैंक एक्सपीरियंस यू। शेयर किया, एंड रियली इट विल अ ग्रेट मीटिंग, तुमसे मिलके काफी अच्छा लग रहा है मुझे भी अब। नहीं, इट्स प्लेजर फॉर मी, सच में मेरा मतलब, सच में मैंने आपको शायद मैसेज पे भी कहा था कि इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। मैं जब ऐसे आपके वीडियोस देखता था, इंटरव्यूज देखता था, मन करता था यार हमारा भी आए यार कभी। इवन कि मैं तो खुद को ये भी कहता रहता हूँ कि यार तेरे को नोबेल पीस प्राइज अवार्ड भी मिल सकता है। क्यों यस, मतलब क्यों छोटा नहीं मिल सोचना है, सकता, बड़ा सोचो बिल्कुल यार। यस। या ऑफ कोर्स। हाँ तो ऐसे ही मतलब करते रहो, हो जाएगा, सब हो जाएगा, बिलीव रखो ओके। बस खुद में। चलो यार फिर, चलो कन्वर्सेशन एंड करते हैं, होप सो। और मैं एक चीज यहाँ पे लास्ट में ये बोलूंगा, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, आपको कुछ भी डाउट होता है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम्म। मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां ज्वाइन कर लेना, हम ट्राई करेंगे कि हम कमेंट्स के भी रिप्लाई कर सके। हम्म। सो ओके, या ओके, थैंक यू सो हाँ, मच फॉर श्योर कमिंग श्योर। इन द चैनल, या थैंक यू, थैंक यू। ओके।